देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलियानों से होकर गुजरता है। असली भारत गांव में रहता है। जब तक किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक देश की प्रगति संभव नहीं है। किसानों की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगा। ऐसे विचार रखने वाले हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर सन 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक मध्यम वर्गीय कृषक चौधरी मीर सिंह के परिवार में हुआ। चरण सिंह के जन्म के 6 वर्ष बाद ही उनके पिता सहपरिवार नूरपुर के जानी खुर्द के निकट भूपगढ़ी में जाकर बस गए। इनके पिता किसान थे जो अत्यधिक गरीब थे। इनके व्यवहार में इनके पिता की छवि झलकती थी। गरीबी में जीवन व्यतीत करने के बावजूद इन्होंने पढ़ाई को पहला दर्जा दिया। इनके परिवार का संबंध 1857 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले राजा नाहर सिंह से भी था। महाराजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के निवासी थे, जो आज के समय में हरियाणा में आता है। महाराज नाहर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक में ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी पर चढ़ा दिया था। तब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को बनाए रखने के लिए महाराजा नाहर सिंह के समर्थक और चौधरी चरण सिंह के दादाजी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में आकर बस गए। इनके पिता की अध्ययन में काफ़ी रुचि थी, इसलिए इनका भी काफ़ी झुकाव रहा। चरण सिंह के पिताजी ये चाहते थे कि उनका पुत्र शिक्षित होकर देश सेवा का कार्य करे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नूरपुर गांव में ही हुई और मैट्रिक इन्होंने मेरठ के सरकारी उच्च विद्यालय से किया। 1923 में विज्ञान के स्नातक हुए। 2 वर्षों के बाद 1925 में कला स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और फिर विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन 1928 में गाजियाबाद में इन्होंने वकालत शुरू कर दी। वकालत के दौरान वे अपनी ईमानदारी, साफगोई और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। चौधरी चरण सिंह उन्हीं मुकदमों को स्वीकार करते थे जिनमें मुवक्किल का पक्ष उन्हें न्याय से पूर्ण प्रतीत होता था। इनका विवाह गायत्री देवी के साथ 4 जून 1925 को संपन्न हुआ। इनके 5 पुत्रियां और 1 पुत्र थे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होने के बाद युवा चौधरी चरण सिंह ने राजनीति में जाने का निश्चय किया। वर्ष 1929 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी का गठन किया। वर्ष 1930 में इन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतिभाग किया और नमक कानून तोड़ने का निर्णय लिया। चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया था एवं दांडी मार्च में भी भाग लिया। इस दौरान इन्हें 6 माह के लिए जेल भी जाना पड़ा। जेल में ही चौधरी चरण सिंह ने शिष्टाचार नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार के नियमों का एक बहुमूल्य दस्तावेज है। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने स्वयं को देश के स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। वे सबसे पहले 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का पूरा श्रेय उन्हें जाता है। ग्रामीण देनदारों को राहत प्रदान करने वाला विभागीय ऋण मुक्ति विधेयक 1939 को तैयार करने एवं इसे अंतिम रूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके द्वारा की गई पहल का ही परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के वेतन एवं उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों को काफ़ी कम कर दिया गया था। उन्होंने 1946, 1952, 1962 एवं 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1940 में सत्याग्रह के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अक्टूबर 1941 को रिहाई मिली। 9 अगस्त 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो व अगस्त क्रांति के दौरान गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मवाना, सरधना, बुलंदशहर आदि के गांव में गुप्त रूप से क्रांतिकारियों के संगठन को तैयार करना शुरू कर दिया था। सन 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने और राजस्व, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, न्याय, सूचना आदि विभिन्न विभागों में उन्होंने कार्य किया। जून 1951 में उन्हें राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया एवं न्याय तथा सूचना विभागों का प्रभार दिया गया। बाद में 1952 में वे डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। 1952 में जमींदारी उन्मूलन विधेयक
इन्होंने पारित किया। इस विधेयक के कारण 27,000 पटवारियों ने त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर प्रदेश के पटवारियों के त्याग पत्रों को स्वीकार किया तथा लेखपाल पद की नई भर्ती का सृजन करके किसानों को पटवारी आतंक से मुक्ति दिलाई। इस भर्ती में 18% हरिजनों के लिए इन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया। 1954 में किसानों को हित में उन्होंने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून अधिनियम को पारित करवाया। सीवी गुप्ता के मंत्रालय में वे गृह एवं कृषि मंत्री रहे। सुचिता कृपलानी के मंत्रालय में वे भी कृषि एवं वन मंत्री रहे। 1965 में कृषि विभाग छोड़ा। 1966 में शासन विभाग का प्रभार संभाल लिया। कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में वे दूसरी बार कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2 अक्टूबर 1970 को ही राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। चौधरी चरण सिंह ने विभिन्न पदों पर रहते हुए उत्तर प्रदेश की सेवा की। उनकी ख्याति एक ऐसे कड़क नेता के रूप में हो गई थी जो प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। प्रतिभाशाली सांसद एवं व्यवहारवादी श्री चरण सिंह अपनी वाक्पटुता एवं दृढ़ विश्वास के लिए जाने जाते थे। 1974 में 29 अगस्त को उन्होंने लोक दल का गठन किया। तभी इमरजेंसी के दौरान इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। 1977 में जनता पार्टी के गठन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और लोकसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए और जनता सरकार में ये गृह मंत्री बने। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में चरण सिंह उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे। इसी शासन के दौरान चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच मतभेद बढ़ गए थे। इसके बाद चरण सिंह ने बगावत कर दी, जिससे जनता दल पार्टी में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। कांग्रेस व दूसरी पार्टी के समर्थन से चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद को संभाला। इस समय इन्हें इंदिरा गांधी जैसी दिग्गज नेता का समर्थन मिला। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ समझौता करके शासन किया, परंतु कुछ समय बाद ही इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया और समर्थन के लिए अपनी कुछ शर्तें रख दी। पर चरण सिंह के लिए इस शर्त को मानना उनके सिद्धांतों के विरुद्ध था, इसलिए उन्होंने शर्तों को स्वीकार नहीं किया और अपने सिद्धांतों के विरुद्ध न जाकर समर्थन न मिलने से प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। चरण सिंह किसानों के लिए एक मसीहा की तरह थे। इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान कराया। भारत की भूमि हमेशा से कृषि प्रधान रही है। किसानों के प्रति प्रेम ने चरण सिंह को इतना सम्मान दिया कि इन्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इनका जीवन सादगीपूर्ण एवं सिद्धांतवादी रहा। यह भी गांधीवादी विचारधारा के नेता थे, जिन्होंने इस विचारधारा को जीवन पर्यंत संजोकर रखा। गांधीवादी नेताओं ने बाद में जब कांग्रेस छोड़ अलग पार्टी बनाई, तब गांधी टोपी का भी त्याग कर दिया था, पर चरण सिंह ही थे जिन्होंने उसे जीवन भर धारण किया। चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। चरण सिंह किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इसके अतिरिक्त चौधरी चरण सिंह भारत के गृह मंत्री रहे। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। एक बार उन्होंने एक सभा में आम जनता से कहा कि हमारी पार्टी ने सभी उम्मीदवारों को देख परख कर चुना है। अगर आप जनता में से किसी को भी ऐसा लगता है कि उनका कोई उम्मीदवार सही नहीं है, तो उसे कभी वोट नहीं करना। ऐसा कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपने उम्मीदवारों के लिए आज तक नहीं कहा। देश में कुछ ही राजनेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने लोगों के बीच रहकर सरलता से कार्य किया और इतनी लोकप्रियता हासिल की हो। एक समर्पित लोक कार्यकर्ता एवं सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले श्री चरण सिंह को लाखों किसानों के बीच रहकर प्राप्त आत्मविश्वास से काफ़ी बल मिला। इन्होंने अपना सारा जीवन साधारण तरीके से व्यतीत किया। अपने खाली समय में वे पढ़ने और लिखने का कार्य करते थे। 29 मई 1987 को इनका मस्तिष्क रक्तस्राव ब्रेन स्ट्रोक की गंभीर बीमारी से निधन हो गया। भारत में कृषि समुदायों के मसीहा होने के कारण उनके नई दिल्ली स्थित स्मारक को किसान घाट का नाम दिया गया। और यही नहीं, 23 दिसंबर को संपूर्ण भारत में उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
29 मई 1990 को भारत सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इनके निधन के बाद लोक दल का नया अध्यक्ष उनके बेटे अजीत सिंह को बनाया गया। देश में अनेक सरकारी संस्थान चौधरी चरण सिंह के नाम से हैं। लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट को भी चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहा जाता है। मेरठ में भी उनके नाम से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। ऐसे महापुरुष को आज उनके जन्मदिन दिवस के अवसर पर शत शत नमन।